बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसके बाद अब लगभग तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से जल्द ही इस्तीफा देंगे और बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। हालांकि बीजेपी और जेडीयू फिलहाल इस प्रक्रिया को लेकर कोई जल्दीबाजी में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, लेकिन नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ते ही सम्राट चौधरी काफी सक्रिय हो गए और इस सक्रियता से अब यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या सम्राट चौधरी के वजह से नीतीश कुमार की कुर्सी खाली कराई गई है और उस खाली कुर्सी पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री की सीट पर सम्राट चौधरी बैठेंगे। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में कि आखिर किन वजहों से सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 16 मार्च तक राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं 9 अप्रैल के बाद नए राज्यसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, यानी कि अभी लगभग 1 महीने का समय बाकी है। अगर नीतीश कुमार चाहे तो अपना फैसला भी बदल सकते, लेकिन इस दौरान पार्टियां सबसे पहले विधायक दल की बैठक करेगी और अपने नेता का चयन करेगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और नया नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि रामनवमी 26 मार्च तक नई सरकार का गठन हो सकता है। माना जा रहा है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, जबकि जेडीयू कोटे से कोई 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार में एनडीए की नई सरकार में कितने मंत्री होंगे और कौन सीएम या डिप्टी सीएम बन सकता है। इस पर तो चर्चा तेज है, लेकिन रिजल्ट की अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो 2025 में एनडीए के बीजेपी के पास 89 सीट थी और 2020 में 74, जेडीयू के पास 85 और 2020 में 43। बात करें एलजेपीआर की तो अभी 19 सीट है, लेकिन 2020 में इनके पास 1 सीट थी। हम की बात करें तो 5 है, लेकिन 2020 में 4 थी। आरएलएम इस वक्त 4 सीटों पर काबिज है और लेकिन 2020 में उनके पास 0 सीट थी। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 25 पर है, लेकिन 2020 में 75 सीटें थी। कांग्रेस 6 पे है, लेकिन 2020 में 19 थी। सीपीआईएमएल 2 पे है, लेकिन 2020 में 12 थी और सीपीआईएमएल 1 2020 में 2 थी। और बात करें, आपको बता दें, एआईएमआईएम के पास 5 है, बसपा के पास 1 है और 32 मंत्रियों के साथ बन सकती है फुल कैबिनेट, यानी कि करीब 3 महीने पहले नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी और अब संभावना जताई जा रही है कि नई सरकार में कुल 32 मंत्री हो सकते हैं। इनमें से 14 मंत्री बीजेपी के होंगे, 14 जेडीयू के, 2 एलजेपीआर के और आरएलएम बेखम से एक मंत्री शामिल हो सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां इस बार कुछ नए चेहरे को भी मौका दे सकती। हालांकि फिलहाल इस पर कोई नेता खुलकर नहीं बोल रहा। स्पीकर और गृह विभाग पर अटक सकता है मामला। देखिए, जदयू के एक प्रदेश स्तर के नेता के अनुसार पार्टी ने विधानसभा स्पीकर और गृह विभाग पर दावा जताया। अभी मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के पास है, जबकि स्पीकर बीजेपी के पास है। साथ ही पहली बार डिप्टी सीएम रहते हुए सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग भी है। जी हां, पहली बार बीजेपी के पास गृह विभाग भी है और इसी आधार पर जेडीयू इन पदों की मांग कर रही है। हालांकि बीजेपी उन दोनों अहम पदों को अपने पास ही रखना चाहती। जी हां, बीजेपी बड़ा खेल खेल रही। तो अब 2005 के बाद पहली बार गृह विभाग बीजेपी के पास आया है और वही स्पीकर का पद सरकार की स्थिरता के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी इसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। अब चलिए बात करते हैं सीएम पद के लिए 2 नाम की चर्चा है। सबसे पहले है सम्राट चौधरी, जो कि आगे लव कुश समीकरण पर नजर बनाए रखे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी कोयली समाज से आते हैं, जबकि नीतीश कुमार कुर्मी समाज से। और बिहार की राजनीति में इन दोनों जातियों के समीकरण को अक्सर लव और कुश कहा जाता है। राज्य में कोयरी और कुर्मी समाज की कुल आबादी लगभग 7% मानी जाती है और जिसमें से कोयरी करीब 4.21% और कुर्मी लगभग 2.87% है। नीतीश कुमार लंबे समय से इसी सामाजिक समीकरण के आधार पर अपनी राजनीति करते रहे। ऐसे में अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाती है तो ये वोट बैंक उनकी ओर शिफ्ट हो सकता है और यही पूरा गेम प्लान। बीजेपी बिहार में गैर यादव ओबीसी वोटर्स को साधने की रणनीति पर काम कर रही है और इस लिहाज से सम्राट चौधरी इन समीकरण में फिट बैठते।
अगर कोयरी समाज को यादवों के बाद एक प्रभावशाली पिछड़ा वर्ग माना जाता है। देखिए, सम्राट चौधरी इस वक्त डिप्टी सीएम है और उनकी उम्र लगभग 56 साल। उनकी पार्टी भाजपा है और एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने यूएसए से पॉलिटिकल करियर में डिग्री भी हासिल की है। इस पर भी काफी विवाद हुआ, लेकिन 1999 से वो विधायक बने, बाद में एमएलसी बने और राबड़ी देवी सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था। हालांकि उम्र को लेकर सवाल उठने पर राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था। 2014 में उन्होंने दावा किया था कि आरजेडी के 22 में से 13 विधायक उनके साथ है और पार्टी में टूट हो सकती है, लेकिन बाद में 9 विधायक बगावत कर फिर से लालू प्रसाद यादव के पास लौट गए थे। लेकिन इन तमाम अटकलों के बावजूद सम्राट चौधरी को लेकर चर्चाएं काफी तेज है और नित्यानंद राय को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। कुर्मी और यादव समाज को साधने की कोशिश। लेकिन आपको बता दें, अगर अनुभव की बात करें तो सम्राट चौधरी के पास सरकार चलाने के साथ साथ संगठन में काम करने का भी लंबा अनुभव है। वे राबड़ी देवी की सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री में शामिल रहे थे और वर्तमान में भी वे नीतीश कुमार की सरकार में 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। जी हां, 2 बार डिप्टी सीएम, और अब तो उनके पास गृह मंत्रालय भी है। इसके अलावा वे पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं और विपक्ष पर आक्रामक रुख अपनाते रहे। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी पहचान उनकी आक्रामक राजनीति शैली मानी जाती है। बीजेपी में भी वो उन नेताओं में गिने जाते हैं जो विपक्ष पर खुलकर हमला बोलते हैं। जब भी वे नेता प्रतिपक्ष थे तब भी उन्होंने नीतीश कुमार पर भी उतनी ही तीखी टिप्पणी की थी जितनी वे इस वक्त लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव पर करते हैं। यानी कि उन्होंने तब भी पक्षपात नहीं किया था। जिस पार्टी में थे उनके विपक्ष के खिलाफ खूब बोला था और यही वजह है कि उनकी शैली बीजेपी की रणनीति राजनीति का मेल खाती। फिलहाल बिहार में ऐसे नेताओं की संख्या कम है जो लालू और नीतीश दोनों पर एक साथ आक्रामक रुख रखते हो। दूसरी पार्टी से बीजेपी में आने का मुद्दा था उनका, ये भी एक चर्चा में रहा। हालांकि सम्राट चौधरी के सामने एक चुनौती ये भी मानी जाती है कि वे पहले दूसरी पार्टियों में रहे और बीजेपी में आने के बाद वे आरजेडी और जेडीयू दोनों का हिस्सा रह चुके और इसी कारण से पार्टी के कुछ पुराने कार्यकर्ता और नेता उनका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि जब वे प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें यह भी कहा था कि वो आयतित भाजपाई तक कह दिया था। हालांकि बीजेपी ने पहले भी कई राज्यों जैसे कि असम में दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए थे, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर दर्ज है, सबसे ऊपर सामने लाया जा रहा है, नित्यानंद राय के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो यादव वोटर्स को, जो कि आरजेडी के पास सबसे बड़ा यादव वोट बैंक है, और अगर आरजेडी इस रेस से पीछे है, यानी कि आरजेडी अब राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव करने का ऐलान भी कर चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए यादव वोटर्स की तो अब तेजस्वी यादव के बाद नित्यानंद राय के पास एक बड़ा यादव का वोट बैंक होगा और इसको भी लेकर अब बीजेपी चर्चा करेगी। यानी कि इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है और 2-3 नाम ऐसे हैं जिन पर खुलकर चर्चाएं नहीं हो रही, नेता खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के नाम पर जोरों शोरों से हल्ला है। लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी छिन जाने की वजह सम्राट चौधरी ही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।